नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सोनी एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं MP यादव आपका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान की हिस्ट्री विषय में अध्ययनरत थे। हमने राजस्थान के प्राचीन अभिलेख, सिक्के और इतिहासकारों के बारे में कुछ बातें विस्तृत रूप से जान ली थी। आज हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताओं को जानने से पहले हम कुछ बातों की तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे इस धरती पर इसको हम 3 आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। कालों को 3 आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। एक तो है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। एक है आपका आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल। और एक है आधुनिक काल, या कह सकते हैं ऐतिहासिक काल। तो अगर हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं का अध्ययन करने जा रहे हैं तो हमें कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कहने का मतलब, हम समय का निर्धारण 3 आधारों पर कर सकते हैं। एक प्रागैतिहासिक काल, यानी बहुत पुराना सभ्यता और संस्कृति का वह काल जिसमें मानव का जन्म हुआ, जिसमें मानव का क्या हुआ, जन्म हुआ। ठीक है, मानव का जन्म हुआ। और प्रागैतिहासिक काल में आपको पता है, इसको हम 3 आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। पाषाण काल, यानी मनुष्य का जन्म हुआ तो मनुष्य शुरुआत में जो पाषाण होते थे उसके औजार काम में लेता था, उपकरण बनाता था। तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर या नव पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत ये बातें आएंगी जिसमें मनुष्य का जन्म हुआ और वो पाषाण काल के अंतर्गत अपना जीवन यापन करता है। पत्थरों की बनी गुफाओं में रहने लगा। उसके पश्चात उसने शिकार करना आरंभ किया। उसके पश्चात सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया। इस प्रकार पहिए का आविष्कार किया। इसके अलावा आग जलाना सीखा। यह आपने बातें प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो पाषाण काल था उसमें जानी होंगी इंडियन हिस्ट्री में। तो केवल इतना ध्यान रखना है कि प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसमें मानव का क्या हुआ, जन्म हुआ। इसमें कोई लिखित सामग्री नहीं मिलती है, इसमें कोई लिखित सामग्री नहीं मिलती है। ठीक है, अगला जो काल आता है वो आता है आद्य ऐतिहासिक। आद्य यानी आधा, ऐतिहासिक का मतलब ऐतिहासिक। ठीक है, आधा ऐतिहासिक काल का मतलब इसमें लिखित सामग्री तो मिलती है, लिखित सामग्री मिलती है, लेकिन वो सामग्री पठनीय नहीं है, अपठनीय है। क्या है? अपठनीय। ठीक है, जिसको पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे आपने सैंधव सभ्यता इंडियन हिस्ट्री में पढ़ी होगी, वहाँ पर एक लिपि आई, एक पद्धति आई लिखने की, बुस्ट्रोफेदन। कौन सी पद्धति? बुस्ट्रोफेदन पद्धति। ठीक है, जिसको गौमूत्री लिपि भी कहा जाता है, सर्पिलाकार, भावचित्रात्मक। ठीक है, तो एक ऐसी लिपि जो लिखित में तो मिली है जिसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, पढ़ने के प्रयास भी कई लोगों ने किए, लेकिन पढ़ने का प्रयास क्या रहा है? असफल रहा है। तो आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें लिखित सामग्री मिलती है, लेकिन वह सामग्री अपठनीय है, पढ़ने योग्य नहीं है, पढ़ी नहीं जा सकी है। इसमें हम बुस्ट्रोफेदन, गौमूत्री या सर्पिलाकार लिपि इसको बता सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल की जो उदाहरण हैं, उदाहरण में आप बता सकते हैं, जैसे भारत में सिंधु सभ्यता। कौन सी? सिंधु सभ्यता। ठीक है, सिंधु सभ्यता भारत में। राजस्थान की बात करें तो कालीबंगा, उदाहरण है आप राजस्थान में कालीबंगा।
देश दुनिया की बात करें तो दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के किनारे, दजला फरात दजला फरात नदियों के किनारे। और एक आपको पता है विकसित हुई चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता ये कहाँ विकसित हुई? हांग हो नदी के किनारे, हांग हो सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये आधे ऐतिहासिक काल के उदाहरण हैं जिसमें लिखित सामग्री मिलती है, पढ़ा नहीं जा सकता है। सिंधु सभ्यता भारत में उदाहरण है, कालीबंगा राजस्थान में उदाहरण है, इसी के बारे में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के किनारे विकसित हुई और चीन की सभ्यता हांग हो नदी के किनारे विकसित हुई। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि इसमें हमें कैसी सामग्री मिली है। सभ्यता का वह काल जिसमें लिखित सामग्री प्राप्त हुई, ठीक है, लिखित सामग्री प्राप्त हुई और उसको पढ़ा भी जा सकता है, पठनीय है कहने का मतलब। तो हम इन चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारे जो प्राचीन सभ्यताएं हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के विषय में, वो सभी आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जो प्राचीन थी वो प्रागैतिहासिक, जो उसमें किसी प्रकार की सभ्यता के अवशेष हमें प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। आधे ऐतिहासिक में हमें ज़्यादातर सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और ज़्यादातर फिर उसके पश्चात ऐतिहासिक काल में। तो राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उसमें हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, ठीक है, और उसमें नंबर 1 पर आएगा आपका कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा एक सिंधी भाषा का शब्द है दोस्तों, और इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा क्या है, यहाँ ले लीजिए इसको। कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? तो यहाँ आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, सिंधी भाषा का शब्द है, ठीक है, और इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। जब हम राजस्थान के इतिहासकारों के बारे में बात कर रहे थे तो हमने एक इतिहासकार के बारे में चर्चा की थी, एल.पी. टेसीटोरी। लुइजी पियो टेसीटोरी उडिने शहर इटली के रहने वाले थे वो। तो उन्होंने सर्वप्रथम भारत में राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता के बारे में उनको क्या हुआ, कुछ आभास हुआ, अनुभव हुआ, जानकारी हुई, लेकिन इसकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। सर्वप्रथम आभास या अनुभव हुआ किसको? एल.पी. टेसीटोरी को, लेकिन इसकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। कालीबंगा सभ्यता ये कहाँ विकसित हुई? तो आप ध्यान रखेंगे ये विकसित हुई प्राचीन सरस्वती, जिसको आप द्वती नदी भी कह सकते हैं। वर्तमान में इसका नाम है घग्गर। वर्तमान घग्गर नदी, सोतर, हकरा, मृत, ये जो नदी है इसके नाम है वर्तमान घग्गर के किनारे, ठीक है। विकसित हुई कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। और ये कहाँ विकसित हुई? तो जिला ध्यान रखेंगे हनुमानगढ़। कहाँ विकसित हुई? हनुमानगढ़ राजस्थान का जिला है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई प्राचीन सरस्वती द्वस्ती नदी के किनारे, वर्तमान में घग्गर के किनारे कह सकते हैं, हनुमानगढ़ राजस्थान में। एक सिंधी भाषा का शब्द है काले रंग की चूड़ियाँ, इसका अर्थ होता है। यह एक नगरीय सभ्यता, कैसी सभ्यता थी दोस्तों?
नगरीय सभ्यता। ठीक है, और इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? कांस्य युगीन सभ्यता। यानी इस सभ्यता में जो उपकरण या औजार हमें प्राप्त होते हैं, जो सामग्री हमें प्राप्त होती है, वो कांस्य की बनी हुई प्राप्त होती है। तो नगरीय सभ्यता और कांस्य युगीन सभ्यता हम कालीबंगा सभ्यता को कह सकते हैं। इतिहासकार थे डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा, इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु की तीसरी राजधानी, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किस सभ्यता को कहा? कालीबंगा को। ठीक है, पहली हो गई हड़प्पा, दूसरी हो गई मोहनजोदड़ो, तीसरी कौन सी हो जाएगी? कालीबंगा। किस विद्वान के अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं कालीबंगा सभ्यता की खोज। इसकी खोज सर्वप्रथम 1952 में किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष। किसके द्वारा की गई? अमलानंद घोष के द्वारा की गई। ठीक है, सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई और इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो 1961 से लेकर 69 तक जो उत्खनन करने का कार्य है बीवी लाल ब्रजवासी लाल इनका पूरा नाम है, और बीके थापर, बालकृष्ण थापर। ठीक है, इनके द्वारा इनका विस्तृत क्या किया गया? उत्खनन किया गया। बीवी लाल और बीके थापर के द्वारा विस्तृत उत्खनन किया गया कालीबंगा सभ्यता का। उसके बाद में हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसमें उत्खनन में यहाँ उत्खनन इसका 5 स्तरों पर किया गया। कितने स्तरों पर? 5 स्तरों पर। तो 2 तो पूर्व हड़प्पा कालीन, पूर्व हड़प्पा, प्राक हड़प्पा कह सकते हैं, और 3 कह सकते हैं विकसित हड़प्पा। दो पूर्व हड़प्पा कालीन और 3 विकसित हड़प्पा कालीन स्तरों पर इसका क्या किया गया? उत्खनन किया गया। तो यहाँ कह सकते हैं उत्खनन में प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा से पहले की और हड़प्पा का जो विकास हुआ उसके बारे में के अवशेष प्राप्त होते हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है, और उत्खनन में यहाँ पर उत्खनन में 2 टीले प्राप्त हुए हैं। उत्खनन में क्या प्राप्त हुए हैं? 2 टीले प्राप्त हुए हैं, और ये टीले एक तो है पश्चिमी टीला और एक है पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला और दूसरा कौन सा है? पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला ये थोड़ा ऊंचा होता था, थोड़ा खुदाई में प्राप्त हुआ तो थोड़ी ऊंचाई पर स्थित था। ठीक है, ऊंचाई पर मिला है, और इसमें जो विशिष्ट जन का निवास। ठीक है, और इसमें दुर्ग, ये क्या होता था? यानी दुर्ग के रूप में मिला है, यानी दुर्गित होता था कहने का मतलब। यहाँ पर ऐसा कोई प्रमाण पूर्वी टीले में नहीं मिला है। पश्चिम टीला थोड़ा ऊंचाई पर स्थित था और ये दुर्गित था कहने का मतलब यहाँ दुर्ग के प्रमाण मिलते हैं। और इस पश्चिमी टीले में विशिष्ट जन का क्या होता था? निवास होता था। पूर्वी जो टीला है वो थोड़ा नीचाई पर मिला है कहने का मतलब नीचे स्थित था, और ये दुर्ग रहित, ये क्या था? दुर्ग रहित। ठीक है, और यहाँ पर आम जन का निवास पूर्वी टीले के अंतर्गत होता था दोस्तों। उसके बाद में यहाँ उत्खनन से जो प्राप्त सामग्री है उसको रखने के लिए, उसका संग्रहण करने के लिए, उसको एकत्रित करने के लिए कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई है। कालीबंगा संग्रहालय।
ठीक है। उत्खनन से प्राप्त सामग्री को सुरक्षित रखने हेतु कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई 1985-86 में। 1985-86 में स्थापित किया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और क्या विशेषताएं हैं इसकी? और विशेषताओं के अंतर्गत हम जानते हैं कि यहाँ जो मकान है, विशेष रूप से मकान वो कच्ची ईंटों से निर्मित, ठीक है। बाद में पक्की ईंटों की, शुरुआत में किसके होते थे? कच्ची ईंटों से निर्मित होते थे। इस कारण कालीबंगा को दीनहीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दीनहीन सभ्यता भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो मकान होते थे वो कच्ची ईंट, प्रारंभ में कच्ची ईंटों से निर्मित होते थे और बाद में पक्की ईंटों के बनाए जाते थे। मकानों का जो निर्माण है, मकानों का निर्माण कौन सी पद्धति से किया गया है? ऑक्सफोर्ड कह सकते हैं, 3-4 नाम है इसके। ऑक्सफोर्ड पद्धति, जेम्स बोर्ड पद्धति, इसके अलावा ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति, ग्रिड या जाल पद्धति से यहाँ मकानों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। और मकानों के जो सामने सड़कें हैं, मकानों के सामने जो सड़कें निर्मित हैं, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। एक दूसरे को क्या करती हैं? समकोण पर काटती हैं। और इसके अलावा और क्या मिलता है मकानों से संबंधित बातों में? मकान कच्ची ईंटों से निर्मित हैं, इनका निर्माण ऑक्सफोर्ड पद्धति, जेम्सफोर्ड पद्धति, ग्रिड पद्धति या जाल पद्धति के अंतर्गत किया गया है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। मकानों का जो फर्श है, मकानों का फर्श अलंकृत, मकानों का फर्श क्या है? अलंकृत, यानी सजावट युक्त मिला है, ठीक है। मकानों का जो फर्श है वो अलंकृत और सजावट युक्त मिला है। मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ, मकानों के दरवाजे और जो खिड़कियाँ हैं वो सड़क की ओर न खुलकर, सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे, लोथल को छोड़कर। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत बात करें तो लोथल एकमात्र इसका अपवाद है। वहाँ पर मकानों के दरवाजे और जो खिड़कियाँ हैं वो सड़क की ओर ही खुलते थे। बाकी किसी भी ऐसा स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है जहाँ मकानों के जो दरवाजे या खिड़कियाँ सड़क की तरफ खुलते हों। तो यहाँ पर भी हम ध्यान रखेंगे कालीबंगा के बारे में भी कि हम मकानों के दरवाजे और जो खिड़कियाँ हैं वो सड़क की ओर नहीं खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। और मकानों में जो नालियाँ होती थी वो लकड़ी की, नालियाँ किसकी होती थी? लकड़ी की, ठीक है, काष्ठ की बनी होती थी, नालियाँ लकड़ी की बनी होती थी। और इसके अलावा मकानों की जो दीवार है, मकानों की दीवार में दरारें, दीवारों में क्या प्राप्त हुई है? दरारें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो दरारें प्राप्त होने का मतलब ये है कि प्राचीनतम भूकंप, ये दरारें क्यों पड़ी? भूकंप के कारण। प्राचीनतम भूकंप के प्रमाण या साक्ष्य भी मिलते हैं कालीबंगा से, ठीक है। प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से। इसका कारण ये है कि मकानों की जो दीवारें हैं, दीवारों में क्या मिली हैं? दरारें मिली हैं, ठीक है। और इसके अलावा और कोई विशेष बातें मकानों से संबंधित नहीं है। मकानों में जो ईंटें लगाई गई हैं, ईंटों का प्रयोग किया गया है, ईंटों का प्रयोग कच्ची ईंटों से निर्मित थी, तो ये 4:2:1 में, ठीक है, ईंटों का प्रयोग का जो अनुपात था 4:2:1 था। ये सारी बातें हैं हमारे कालीबंगा सभ्यता से संबंधित, मकानों के या भवनों के निर्माण से संबंधित। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए।
मकान कच्ची ईंटों से निर्मित होते थे। इस कारण कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसका मकानों का जो निर्माण है ऑक्सफोर्ड पद्धति या चेम्सफोर्ड पद्धति या ग्रिड या जाल पद्धति पर आधारित था। मकानों के सामने जो सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मकानों का जो फर्श है वो अलंकृत और सजावट युक्त मिला है। मकानों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की तरफ नहीं खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। जैसे आज सड़क की तरफ खुलते हैं वैसा कालीबंगा सभ्यता में नहीं था। ठीक है, यहाँ की जो नालियाँ प्राप्त हुई हैं, मकानों के सामने जो नालियाँ मिली हैं वो लकड़ी की नालियों के प्रमाण मिले हैं। बाद में पक्की नालियों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। दीवारों में दरारें मिली हैं, इसका मतलब प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य भी मिलते हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। और मकानों के निर्माण में जो ईंटों का प्रयोग किया गया है उसका अनुपात था 4:2:1 में होता था। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण। जुते हुए खेत के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और प्रमुख रूप से जुते हुए खेत में हमें दो फसलें जौ और गेहूं के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, जौ और गेहूं के प्रमाण। तो प्राचीनतम जुते हुए खेत के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो 7 हवन वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, 7 हवन वेदिकाएं मिली हैं जिसमें हड्डियां प्राप्त हुई हैं, पशुओं की हड्डियां। पशुओं की क्या मिली हैं? हड्डियां। तो इसका प्रमाण इस प्रकार की जो जानकारी मिलती है कि 7 हवन वेदिकाएं, हवन कुंड, यज्ञ कुंड कह सकते हैं आप, इस प्रकार की अग्नि वेदिकाएं कह सकते हैं, हमें कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं जिसमें पशुओं की हड्डियां मिली हैं, अस्थियां मिली हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्या किसका प्रचलन था? पशु बलि का प्रचलन था या बलि प्रथा का प्रचलन माना जाता है कालीबंगा सभ्यता में। इसके अलावा यहाँ पर मध्य एशिया की तरह भोजन बनाने के लिए तंदूर का प्रयोग, भोजन बनाने के लिए जो चूल्हे होते थे, भोजन बनाने के लिए जो चूल्हे होते थे वो तंदूर के होते थे। ठीक है, तंदूर चूल्हे कह सकते हैं आप। ऐसे ही तंदूर चूल्हे मिलते हैं मध्य एशिया में। कहाँ मिलते हैं? मध्य एशिया में। तो कालीबंगा सभ्यता के जो व्यापारिक संबंध कह सकते हैं हम, कहाँ से प्राप्त होते हैं? मध्य एशिया से प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ भोजन बनाने के लिए जो प्रयुक्त चूल्हे होते थे वो कैसे होते थे? तंदूर। आजकल हम शादी विवाह में ज़्यादातर ऐसे तंदूर चूल्हे देखते हैं, जबकि कालीबंगा सभ्यता के लोग तो काफ़ी समय पहले ही तंदूर का प्रयोग कर चुके थे। तो ये दर्शाता है कि क्या था? मध्य एशिया से व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, इसके अलावा एक बेलनाकार बर्तन भी मिला है। एक क्या मिला है? बेलनाकार बर्तन। बेलनाकार बर्तन मिला है। बेलनाकार बर्तन, ऐसा ही बर्तन मिला है मेसोपोटामिया से। कहाँ से मिला है? मेसोपोटामिया से। जो कालीबंगा से बेलनाकार बर्तन मिला है वैसा ही बर्तन कहाँ से मिला है? मेसोपोटामिया से। तो दर्शाता है कि कालीबंगा के मेसोपोटामिया के साथ में क्या थे? व्यापारिक संबंध थे। क्या थे? व्यापारिक संबंध। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। भोजन बनाने के लिए तंदूर चूल्हे प्रयोग में लिए जाते थे और ऐसे ही चूल्हे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मध्य एशिया से। और एक बेलनाकार बर्तन मिला है मेसोपोटामिया से। तो बेलनाकार बर्तन मिला है कालीबंगा से। ऐसे ही बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेसोपोटामिया से, जो तत्कालीन समय के व्यापारिक संबंधों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अलावा इनका जो कहने का मतलब पालतू पशु, पालतू जानवर, कालीबंगा सभ्यता के जो लोग थे उनका पालतू जानवर कुत्ता था। क्या था? कुत्ता। पालतू जानवर कुत्ता था। इसके अलावा आप कह सकते हैं ये लोग ऊँट, सुअर, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी
भेड़ और बकरी इन सभी से भी क्या थे, परिचित थे। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा और बात करें तो यहाँ पर एक कालीबंगा सभ्यता से उत्खनन में और क्या सामग्री प्राप्त हुई है, तो एक उस्तरा मिला है। क्या मिला है, उस्तरा। ठीक है, इसके अलावा एक स्वास्तिक चिन्ह क्या प्राप्त हुआ है, स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह आप लोग जानते होंगे शायद किस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है। ठीक है, आजकल हम देखते हैं जो माता बहनें होती हैं उनको थोड़ा ज़्यादा इस बात के बारे में जानकारी होती है, क्योंकि समय समय पर इसकी आवश्यकता पड़ती है और उन्हीं के द्वारा इस प्रकार के चिन्ह ज़्यादा निर्मित किए जाते हैं। तो जो स्वास्तिक चिन्ह है हो उसके प्रमाण भी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि ये वास्तु दोष, इसके माध्यम से क्या किया जाता था, वास्तु दोष दूर करने के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, वास्तु दोष दूर करने के प्रमाण मिलते हैं किसके माध्यम से, स्वास्तिक चिन्ह के माध्यम से। इसके अलावा और हमें कालीबंगा सभ्यता से कौन सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, तो एक बालक की खोपड़ी, एक क्या मिली है, बालक की खोपड़ी मिली है। कपाल मिला है, ऐसे कह सकते हैं, बालक की खोपड़ी या कपाल। और इसमें 6 छिद्र, कितने, 6 छिद्र हैं। कहने का मतलब इस खोपड़ी में 6 छिद्र किए गए हैं। तो ये बताता है 6 छिद्र उस समय शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा के प्रमाण। ठीक है, बालक की खोपड़ी या कह सकते हैं कपाल मिला है जिसमें 6 छिद्र हैं और ये शल्य चिकित्सा के बारे में क्या देते हैं, जानकारी या प्रमाण उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ जो मोहरें मिली हैं, मोहरों पर एक तरफ स्त्री या कह सकते हैं महिला का चिन्ह और दूसरी ओर क्या मिला है, व्याघ्र का चिन्ह मिला है। ठीक है, तो जो यहाँ कालीबंगा सभ्यता से जो मोहरें मिली हैं उसके ऊपर एक तरफ स्त्री और या कह सकते हैं महिला का चिन्ह की आकृति या दूसरी ओर व्याघ्र की आकृति प्राप्त होती है। तो ये दर्शाता है कि कालीबंगा सभ्यता में जो परिवार था वो मात्र सत्तात्मक, परिवार क्या था, मात्र सत्तात्मक था। ठीक है, मात्र सत्तात्मक, यह आपको ध्यान में रखना है। परिवार कैसा था, मात्र सत्तात्मक था। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं किसी देवी या देवता को की पूजा या चित्रांकन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, चित्रांकन का प्रमाण नहीं। कालीबंगा सभ्यता से किसी देवी देवता को पूजने के या उसके चित्रांकन के किसी प्रकार के कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो ये विशेष बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो इसमें हमें जो दाह संस्कार है, दाह संस्कार कालीबंगा सभ्यता के 3 प्रकार से होता था। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, तो एक तो था पूर्ण, एक था आंशिक और एक दाह। पूर्ण, आंशिक और दाह संस्कार 3 प्रकार से कालीबंगा सभ्यता के लोग दाह संस्कार किया करते थे। मृतक का दाह संस्कार या अंतिम संस्कार 3 प्रकार से होता था। ठीक है, अंतिम संस्कार कह सकते हैं, दाह की बजाय अंतिम संस्कार 3 प्रकार से। ठीक है, और ये मृतक दाह अंतिम संस्कार जो पूर्ण, आंशिक और दाह 3 प्रकार से होता था, तो ये किस प्रकार से होता था, उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी उत्तर की तरफ सर होता था, दक्षिण की तरफ मृतक के पैर रखे जाते थे। सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ। ठीक है, कालीबंगा से आपको पता है
युग्म समाधि भी मिली है। युग्म समाधि के प्रमाण, स्त्री और पुरुष कहने का मतलब जुड़े हुए युग्म समाधि के प्रमाण भी मिलते हैं। और यहाँ पर मृतक के साथ में खाद्य सामग्री, मृतक के साथ में क्या रखी जाती थी? खाद्य सामग्री भी रखी जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कालीबंगा सभ्यता के बारे में विशेष रूप से जो प्रमुख बातें हैं वो जाननी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी कालीबंगा सभ्यता। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कौन सी? आहड़। अगली जो हमारी सभ्यता आती है वो नंबर 2 पर रखते हैं हम आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता की जो प्रमुख बातें हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं आहड़ जो सभ्यता है ये विकसित कहाँ हुई? जो बनास की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी आयड़, जिसको कहते हैं आप बेड़च नदी, उसके किनारे, बेड़च के किनारे विकसित। ठीक है, और ये कहाँ विकसित हुई? तो ध्यान भी रख लेंगे आप, आहड़ उदयपुर में, आहड़ उदयपुर। तो इस कारण से इसके कई उपनाम हैं आहड़ सभ्यता के। इसको आहड़ सभ्यता कहा जाता है, बनास संस्कृति की सभ्यता। पुरातत्ववेत्ता थे HD सांकलिया साहब, उन्होंने इसे बनास संस्कृति की सभ्यता कहा है। ठीक है, और इसके अलावा इसे धूलकोट, स्थानीय लोग इसे किसके नाम से जानते हैं? धूलकोट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले जो उत्खनन किया गया था वो आहड़ के निकट धूलकोट में ही किया गया था, तो इसे धूलकोट की सभ्यता भी कहते हैं। और 10वीं और 11वीं शताब्दी में, 10वीं 11वीं शताब्दी में इसे अघाट दुर्ग और अघाटपुर की सभ्यता के नाम से भी जाना गया है। तो ये इसके क्या है दोस्तों? प्रमुख उपनाम है। आहड़ सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो आप बताएंगे ग्रामीण सभ्यता। क्या है? ग्रामीण। जबकि कालीबंगा हमने देखी थी नगरीय सभ्यता है, ये एक ग्रामीण सभ्यता है। और इसके 2 कालखंडों के अंतर्गत प्रथम कालखंड में ताम्रयुगीन अवशेष प्राप्त हुए और दूसरे कालखंड में लोहयुगीन या लोहकालीन प्रमाण मिलते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता। क्या कह सकते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता। तो कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। इसे बनास नदी की सहायक आयड़ और बेड़च नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुई आहड़ उदयपुर में। इसे आहड़ संस्कृति या बनास संस्कृति की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। क्यों? पुरातत्ववेत्ता HD सांकलिया के अनुरूप। ठीक है, 8 बार बसने और 8 बार उजड़ने के इसके प्रमाण भी मिलते हैं। स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से जानते हैं। सर्वप्रथम उत्खनन आहड़ के नज़दीक कहाँ किया गया? धूलकोट में ही किया गया। 10वीं और 11वीं शताब्दी में इसे अघाट दुर्ग या अघाटपुर की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता था। यह ग्रामीण सभ्यता है और एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। सबसे पहले इसका आप ध्यान रखना है, कार्बन डेटिंग पद्धति C14। सॉरी, हमारे से चूक हुई कालीबंगा सभ्यता में, उसका कालक्रम हमने निर्धारित नहीं किया दोस्तों, उसका आपको ध्यान में रखना है। एक बार पुनः हम उसको निकालते हैं। ये रही आपकी कालीबंगा सभ्यता। इसमें हमने जो एक बात थी वो छोड़ दी थी दोस्तों,
तो आपको यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना है। C14 कार्बन डेटिंग पद्धति C14 के अनुसार इसका कालक्रम तो कालक्रम कालीबंगा सभ्यता का आपको ध्यान में रखना है 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, ये इसका क्या माना जाता है, कालक्रम माना जाता है, जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कालीबंगा के बारे में ये बात आपको निश्चित तौर पर ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद में हम पढ़ रहे थे कहाँ पर, ये देखिए 10वीं 11वीं शताब्दी में अगाध दुर्ग, अगाधपुर की सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता। C14 पद्धति के अनुसार इसका जो कालक्रम है, कालक्रम वो 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। ठीक है, लेकिन जो पंडित गोपीनाथ शर्मा इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, 1900 ईसा पूर्व से 1200 बताते हैं, 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व इसका सही समय बताते हैं। किसका? आहड़ सभ्यता का। ठीक है, तो आप दोनों ही ध्यान रख लेंगे, 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और इसमें जो बातें आती हैं, इसका सर्वप्रथम जो खोज करने का जो श्रेय दिया जाता है वो अक्षय कीर्ति व्यास को 1953 में किया। अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा आहड़ सभ्यता की खोज सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की। और इसका उत्खनन तो सर्वप्रथम किसने किया? अक्षय कीर्ति व्यास ने किया। अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है, 1953 में, और ये सर्वप्रथम। उसके बाद में अगले उत्खननकर्ता R.C. अग्रवाल होंगे, रतन चंद्र अग्रवाल, इन्होंने 1954 से 56 तक, ठीक है, धूलकोट का, कहाँ का? धूलकोट का क्या किया? उत्खनन किया। और उसके पश्चात आगे 1961-62 में एक तो वीएन मिश्र, वीरेंद्रनाथ मिश्र, और इसके अलावा HD सांखलिया, पुणे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर HD सांखलिया के द्वारा 1961-62 में इसका क्या किया गया? उत्खनन किया गया। और राजस्थान सरकार की तरफ से पुरातत्ववेत्ता रहे हैं दोस्तों विजय कुमार और PC चक्रवर्ती, उन्होंने भी उत्खनन में अहम भूमिका निभाई है जब राजस्थान सरकार की तरफ से इसका क्या किया गया? उत्खनन किया गया। तो ये आप आधुनिक समय में ध्यान रखेंगे। बाकी तीन आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में, R.C. अग्रवाल 1954 से 56 सर्वप्रथम धूलकोट का इनके द्वारा उत्खनन किया गया, और वीरेंद्रनाथ मिश्र और HD सांखलिया के द्वारा 1961-62 में इसका क्या किया गया? उत्खनन किया गया। उत्खनन 3 स्तरों पर किया गया। कितने स्तरों पर? 3 स्तरों पर। ठीक है, उत्खनन कितने स्तरों पर किया गया? 3 स्तरों पर, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, प्रथम स्तर पर जो उत्खनन किया गया उसमें स्फटिक पत्थर क्या मिले हैं? स्फटिक पत्थर की अधिकता। ठीक है, स्फटिक पत्थर की अधिकता मिली है। और इन्हीं से कहने का मतलब उपकरण और औजार बनाए जाते थे। ऐसे पत्थरों से ही, स्फटिक जो पत्थर है वहाँ से ही क्या बनाए जाते थे? उपकरण और औजार बनाए जाते थे। द्वितीय में क्या मिला है? तो यहाँ पर तांबे के, कांसे के और लोहे के उपकरण प्राप्त होते हैं। और तीसरे स्तर में यहाँ पर मृद भांड क्या मिले हैं? मृद भांड। ये मृद भांड लाल काले मृद भांड,
और इसके अलावा काले लाल मर्दभांड मिले हैं। ठीक है, इस प्रकार से 3 स्तरों पर उत्खनन का कार्य कहाँ किया गया? आहड़ सभ्यता में। उसके पश्चात हम देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, और इसमें जो प्रमुख बात आती है वो ये आती है कि यहाँ के जो मकान हैं, यहाँ के मकान वो सूर्य की प्रकाश से पकाई गई, सूर्य के प्रकाश से पकाई गई ईंटों, कच्ची ईंट थी, सूर्य के प्रकाश से पका ली गई और वहाँ उन ईंटों से मकानों का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। तो सूर्य के प्रकाश से पकाई गई ईंटों से निर्मित हैं यहाँ के मकान। इसके अलावा यहाँ जो मकान हैं उन मकानों में मुख्य रूप से सामूहिक भोजन, मकानों में जो प्रमाण मिले हैं किसके? सामूहिक भोजन के प्रमाण, सामूहिक भोजन बनाने के प्रमाण। इसका प्रमुख कारण ये है कि एक घरों में जो आहड़ सभ्यता के जितने भी मकान या घर थे उनमें एक से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए हैं, एक से अधिक क्या मिले हैं? चूल्हे प्राप्त हुए हैं। खाना बनाने के लिए, भोजन पकाने के लिए जो चूल्हे हैं वो ज़्यादातर मकानों में एक से अधिक मिले हैं। इसका मतलब यहाँ पर सामूहिक भोजन बनाया जाता था, परिवार, संयुक्त परिवार हुआ करते थे, ऐसा लगता है। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें बता सकते हैं एक मकान में 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और चूल्हे पर मानव हथेली, चूल्हे पर मानव हथेली के प्रमाण, मानव हथेली के प्रमाण। ठीक है, कि एक चूल्हे पर मानव हथेली की क्या है, जो आकृति है वो दिखाई देती है। ठीक है, कि कहने का मतलब मनुष्य के द्वारा ही निर्मित किया गया है चूल्हा, तो ऐसा का ऐसा मतलब मानव हथेली की जो छाप है वो उस चूल्हे के ऊपर दिखाई देती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, मकानों में इस प्रकार की व्यवस्था थी। इसके अलावा यहाँ जो मकानों में अनाज संग्रहण का जो पात्र था, अनाज संग्रहण के पात्र, उसको गोरे क्या कहा गया है? गोरे या कोठ कहा गया है, कोठ या कोठे। ठीक है, ये कहा गया है। ये होते थे किसके? काले लाल मृदभांड युक्त। ठीक है, मिट्टी के पात्र ही होते थे। अनाज संग्रहण के पात्र को गोरे या कोठ कहा गया है। इसके अलावा यहाँ एक मकानों में बिना जल पात्र, बिना हत्थे वाला एक क्या मिला है? जल पात्र। ठीक है, बिना हत्थे वाला एक जल पात्र मिला है, कि एक ऐसा जल का पात्र है, लोटा कटोरा कह सकते हैं हम, जिसमें कोई हत्था नहीं है। ऐसा ही जल पात्र कहाँ से मिला है? ईरान और बलूचिस्तान से, ईरान से भी मिला है और बलूचिस्तान से भी मिला है। तो इसका मतलब ये है कि आहड़ सभ्यता के जो लोग थे उनका ईरान और बलूचिस्तान से भी क्या था? व्यापारिक संबंध था। ठीक है, बिना हत्थे वाला जलपात्र मिलने का ये एक प्रमाण मिलता है कि आहड़ वासियों का ईरान और बलूचिस्तान से भी व्यापारिक संबंध हुआ करता था। यहाँ पर यूनानी मुद्राएं मिली हैं। आहड़ सभ्यता में क्या मिली हैं? यूनानी मुद्राएं। ठीक है, यूनानी मुद्राएं, मोहरें मिली हैं। तो इसमें कहा जाता है कि ऐसी 6 मुद्राएं मिली हैं। कहाँ से? आहड़ से, जिसमें एक तरफ ये जैसे कोई मुद्रा है तो एक तरफ तो हो गया क्या? त्रिशूल का चिन्ह। किसका चिन्ह? त्रिशूल का। और दूसरी तरफ क्या हो गया? यूनानी देवता अपोलो, यूनानी देवता अपोलो का चित्र। ठीक है, इसके एक हाथ में तो क्या है? तीर है, और पीछे की तरफ क्या है? तरकस है।
ऐसा प्रमाण मिलता है। यूनानी मुद्राएं भी हमें कहाँ से मिली हैं? आहड़ से मिली हैं। ये बात मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है। और ऐसी जो मुद्राएं हैं इसके ऊपर यूनानी लेख मिले हैं। क्या मिले हैं? यूनानी भाषा में लेख मिले हैं। ठीक है, एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो का क्या मिला है? चित्र मिला है। आहड़ वासियों का जो प्रमुख व्यवसाय था, प्रमुख व्यवसाय, प्रमुख उद्योग कह सकते हैं आप। प्रमुख उद्योग क्या था? तो यहाँ का प्रमुख उद्योग था तांबा। क्या था? तांबा। यहाँ से तांबा गलाने की भट्टियाँ, तांबा गलाने की क्या मिली हैं? भट्टियाँ मिली हैं। तांबा गलाने की भट्टियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? आहड़ से प्राप्त हुई हैं। तांबे के उपकरण क्या मिले हैं? तांबे के उपकरण मिले हैं। इसके अलावा तांबे के शस्त्र मिले हैं। ये अभी बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आहड़ वासियों का प्रमुख उद्योग क्या था दोस्तों? तांबा था। यहाँ से तांबा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। तांबे के उपकरण और शस्त्र भी प्राप्त होते हैं। और टेराकोटा, इसके अलावा क्या है? चलो ये बाद में देखते हैं। इसके अलावा यहाँ जो रंगाई छपाई, रंगाई छपाई के बारे में भी जानकारी मिलती है। रंगाई छपाई कहने का मतलब आहड़ वासियों का क्या था? प्रमुख व्यवसाय माना जाता है। ठीक है, एक तो तांबा, इसके अलावा रंगाई छपाई व्यवसाय का प्रचलन था। ठीक है, और इसके अलावा ये लोग कृषि से परिचित थे। कृषि से क्या थे? परिचित थे। कृषि से परिचित, कृषि से परिचित होने का मतलब यहाँ ज्वार और चावल के प्रमाण मिले हैं। ज्वार और चावल के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पशुपालन के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। प्रमुख उद्योग तांबा, रंगाई छपाई व्यवसाय भी आहड़ वासियों के लिए प्रचलन में था। कृषि से परिचित थे ये लोग। ज्वार चावल के यहाँ पर क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। पशुपालन का भी यहाँ पर क्या था? प्रचलन था। इसके अलावा यहाँ और जो बात मिली है उसका ये है कि टेराकोटा पद्धति से, टेराकोटा पद्धति से, टेराकोटा पद्धति से निर्मित गाय और बैल की मृण मूर्तियाँ, गाय बैल की क्या मिली हैं? मृण मूर्तियाँ। मृण का मतलब मिट्टी और मूर्तियाँ आप समझ ही जाएंगे। मिट्टी की मूर्तियाँ जो टेराकोटा पद्धति से निर्मित है, इसका मतलब आग में पकाई गई है। टेराकोटा पद्धति का मतलब आग से पकाकर जिसका निर्माण किया गया है। तो गाय बैल की यहाँ मृण मूर्तियाँ मिली हैं। और ये जो बैल की मृण मूर्ति है इसको पुरातत्ववेताओं ने किसकी? बनासियन बुल की संज्ञा दी है। बनासियन बुल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, कि ये क्या था? एक बनासियन बुल था। बनासियन बुल की संज्ञा पुरातत्ववेताओं के द्वारा इस प्रकार के बैल की मृण मूर्ति को दिया गया है। इसके अलावा और जो विशेष बात है वो ये है कि यहाँ चक्रकूप किसके प्रमाण मिलते हैं? चक्रकूप के प्रमाण मिलते हैं। साक्ष्य मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। चक्रकूप का मतलब यहाँ की जो मकान हुआ करते थे दोस्तों, तो मकानों में कई बार क्या पानी, जो मानसून काल होता था उसमें पानी भर जाता था, तो पानी वो निकलता नहीं था, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो ये लोग क्या करते थे? मकानों के अंदर गड्ढा रखते थे और उस गड्ढे में फिर घड़े भरकर जो सूखी मिट्टी होती थी उसको घड़ों में डालकर उसको रख दिया करते थे ताकि वो मिट्टी उस पानी को क्या कर सके? सोख सके। तो उस पद्धति को कहा गया है चक्रकूप। ठीक है, इसके अवशेष भी आहड़ से प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ जो दाह संस्कार होता था, मृतक का दाह संस्कार, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। जो कालीबंगा है उसमें वहाँ यहाँ भी इसी प्रकार से माना जाता है। तो दाह संस्कार ये आप ध्यान में रखेंगे। दाह संस्कार उत्तर से दक्षिण, उत्तर से क्या होता था? दक्षिण होता था। उत्तर की तरफ सर, दक्षिण की तरफ पैर मृतक के किए जाते थे। ठीक है, और दाह संस्कार में यहाँ पर मृतक के साथ में आभूषण,
मृतक के साथ में क्या रखे जाते थे, आभूषण भी रखे जाते थे। ठीक है, ठीक है, कपड़े और आभूषण रखे जाते थे किसके साथ में, मृतक के साथ आभूषण। कहने का मतलब अंतिम संस्कार में इनको शामिल किया जाता था, इनको सम्मिलित किया जाता था। और यहाँ से मिट्टी के मनकों के आभूषण के प्रमाण भी मिलते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ महिलाएं मिट्टी के मनकों के आभूषण धारण करती थी। तो मिट्टी के मनकों के आभूषण के अवशेष भी मिलते हैं कहाँ से, आहड़ सभ्यता से। ये समस्त बातें हैं दोस्तों, आहड़ से संबंधित किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार हम जो दोनों सभ्यताएं हमने पढ़ी हैं उसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं आहड़ सभ्यता। बनास की सहायक आयड़ और बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई, इसलिए इसे बनास संस्कृति की सभ्यता भी कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे धूलकोट के नाम से जानते हैं। 10वीं 11वीं शताब्दी में अघाट दुर्ग या अघाटपुर की सभ्यता के नाम से जानी जाती थी। आहड़ उदयपुर में इस सभ्यता का विकास हुआ। ग्रामीण सभ्यता थी ये, और ताम्रयुगीन सभ्यता इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो उपकरण ज़्यादातर मिले हैं वो प्रथम कालखंड में तांबे के और द्वितीय कालखंड में लोहे के भी प्राप्त होते हैं। ये ध्यान रख लेंगे, प्रथम कालखंड में ताम्रकालीन और द्वितीय कालखंड में लोहेकालीन। ठीक है, कार्बन डेटिंग जो पद्धति है C14 पद्धति, इसके अनुसार इसका कालक्रम 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व है। और गोपीनाथ शर्मा जो हमारे इतिहासकार हैं उनके अनुसार 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व इसका कालक्रम है। और खोज आप बता देंगे 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा सर्वप्रथम उत्खनन भी इन्हीं के द्वारा किया गया। उसके पश्चात आसिया अग्रवाल के द्वारा 1954 से 56, और VN मिश्र और SD सांकलिया के द्वारा 1954 से 1956 के मध्य किया गया। और राजस्थान सरकार की तरफ से आधुनिक समय में जब इसका और उत्खनन किया गया तो उपस्थित थे विजय कुमार और PC चक्रवर्ती जो राजस्थान के पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है, इसका उत्खनन 3 स्तरों पर किया गया। प्रथम स्तर का जो उत्खनन है उसमें स्फटिक पत्थर की अधिकता प्राप्त हुई। कहने का मतलब स्फटिक पत्थर से बने हुए उपकरण और औजार प्राप्त हुए हैं। द्वितीय में तांबे, कांसे और लोहे के उपकरण मिले हैं। तृतीय में मृदभांड, लाल और काले और लाल मृदभांड। ठीक है, ऐसी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं। मकान सूर्य के प्रकाश से पकाई गई ईंटों से निर्मित हैं, और मकानों में जो सामूहिक भोजन बनाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं, इसका आधार यह है कि प्रत्येक मकान में 1 से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, एक मकान में 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं, और चूल्हे पर मानव हथेली के प्रमाण मिलते हैं। अनाज रखने के जो आहड़ वासियों के पात्र हुआ करते थे उनको गोरे या कोट कहा जाता था, और ये किसके होते थे, मृदभांड के होते थे। काले और लाल मृदभांड अनाज संग्रहण के पात्र जिनको गोरे या कोट कहा जाता था। एक यहाँ से बिना हत्थे का जलपात्र मिला है। ऐसा ही जलपात्र ईरान और बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है, जो ईरान और बलूचिस्तान से इनके संबंधों की जानकारी देता है। यहाँ से यूनानी मुद्राएं मिली हैं, संख्या 6 है। एक तरफ उसके त्रिशूल और दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिलता है। यूनानी भाषा में इसके ऊपर लेख भी मिलते हैं। आहड़ वासियों का प्रमुख उद्योग तांबा को माना गया है। यहाँ तांबा गलाने की भट्टियाँ, तांबे के उपकरण और शस्त्र प्राप्त हुए हैं। रंगाई छपाई व्यवसाय का भी यहाँ प्रचलन था, और ये लोग कृषि से परिचित थे। जवार और चावल के यहाँ प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, पशुपालन के बारे में भी यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। टेराकोटा पद्धति से निर्मित गाय और बैल की मृण मूर्तियाँ भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। जो आहड़ से प्राप्त गाय बैल की जो मृण मूर्तियां हैं, इसको पुरातत्ववेत्ताओं ने बनासियन बुल की संज्ञा दी है। यहाँ चक्रगुप्त के अवशेष प्राप्त हुए हैं कि मकानों में जो पानी भर जाता था उसको सुखाने की जो पद्धति है उसको चक्रगुप्त कहा गया है। दाह संस्कार यहाँ पर मृतक के पैर दक्षिण की तरफ और सर उत्तर की तरफ रखकर किया जाता था। मृतक के साथ आभूषण भी क्या किए जाते थे, दफनाए जाते थे। ठीक है, और यहाँ मिट्टी के मनकों के आभूषण के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ की महिलाएं मिट्टी के आभूषण धारण करती थी। तो मेरे ख्याल से आपको दोस्तों जो राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं हैं उसमें मैंने आपको कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता दोनों की विस्तृत जानकारी प्रदान की है। किसी प्रकार की मेरे हिसाब से कोई बात
रही नहीं है, सभी मैंने आपके सामने रखी हैं। आज के क्लास में हमारा समय यहीं पूरा होता है, हम अपने दृष्टिकोण को यहीं सीमित रखते हैं। बाकी बची हुई सभ्यताओं को हम नेक्स्ट क्लास में देखने का प्रयत्न करेंगे।